हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम समाजीकरण का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और इसके आवश्यकता या महत्व और इसके अभिकरण कौन कौन से उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समाजीकरण का जो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं हम। समाजीकरण अंग्रेजी भाषा के सोशलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है। समाजीकरण का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम सीखते हैं। इसका अर्थ ही समाजीकरण का अर्थ है सीखना। अब क्या चीज़ें सीखना? समाज से संबंधित नियमों को, कानूनों को, आदर्शों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। यहाँ पर जैसे हमें कपड़े पहनने, बोलना, परिवार के अंदर हमें ये बताते हैं भी हमारे ये बड़े बुजुर्ग क्या लगते हैं, रिश्तेदारी, नातेदारी, खान पान, आचार व्यवहार, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है। इसी को समाजीकरण कहा जाता है। अब समाजीकरण के संबंध में 2-3 शब्दावलियाँ हैं, ये आप देखिएगा। जैसे सकारात्मक समाजीकरण है, यदि हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो हमारे लिए और समाज के लिए लाभदायक है तो वो सकारात्मक समाजीकरण कहलाएगा। जैसे अच्छा व्यवहार करना, प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सामाजिक नियमों को इनको सीखना और इनके अनुसार व्यवहार करना। नकारात्मक समाजीकरण वो समाजीकरण होगा जिसमें क्या होता है कि जो व्यवहार हमने सीखा है वो न तो हमारे खुद के लिए और न समाज के लिए लाभदायक होता है। इसको सही अर्थों में समाजीकरण कहा ही नहीं जाता। जैसे चोरी करना, डकैती करना, मारना, किसी को गाली गलौज करना, ये नकारात्मक समाजीकरण के अंतर्गत आएंगे। विसमाजीकरण का मतलब हुआ भी जो चीज़ें हमने सीखी हैं उन सीखी हुई चीज़ों को भुला देना विसमाजीकरण कहलाता है। पुनर्समाजीकरण, ये विसमाजीकरण के पश्चात की अवस्था है। भी जो चीज़ें हमने सीखी उन सीखी हुई चीज़ों को भुला दिया हमने और भुलाने के पश्चात उनकी जगह पर नई चीज़ों को सीखना पुनर्समाजीकरण कहलाता है। पुनर्समाजीकरण कहलाएगा। अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के बारे में सिखाती है और उसी के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। समाजीकरण की परिभाषाएं, दुर्खीम ने क्या कहा है? बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है। नैतिकता की शिक्षा देने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें हमें ये बताना है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जब इस चीज़ के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाएगा तो वो समाजीकरण कहलाएगा। अब ये अभिकरण में हम पढ़ेंगे ये चीज़ें बताता कौन है, नैतिकता की शिक्षा देता कौन है? देखो, परिवार भी देता है, पड़ोस भी देता है, दोस्त भी देते हैं, खुद भी हम रियलाइज़ करते हैं, बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सब मिलकर हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो जो हमें ये चीज़ सिखाते हैं वो हो गए समाजीकरण के अभिकरण, संस्थाएं या साधन। कुल्ले ने क्या कहा है? कुल्ले ने ये कहा है कि समाजीकरण है वो क्या है? समाज व्यक्ति का दर्पण है। समाज व्यक्ति के दर्पण होने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें समाज के जैसे हम दर्पण के अंदर खुद को देखते हैं और जैसे हम दर्पण में दिख रहे हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर दर्पण का मतलब व्यक्ति समाज रूपी दर्पण में अपने आप को देखेगा और समाज उसके बारे में क्या सोचता है उसी अनुसार वह व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा और अपना व्यवहार उसी के अनुसार करेगा। तो ये क्या हुआ? समाजीकरण का एक अभिकरण हुआ समाज, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देखता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। इसके बाद आया अपना न्यू मेयर के अनुसार। न्यू मेयर ने क्या कहा? एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम समाजीकरण के। सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एक जैविकीय प्राणी होता है। जैविकीय का मतलब है कि जीवित प्राणी होता है, परंतु उसे समाज के नियम, आचार व्यवहार, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित कर देती है व्यक्ति को। और जॉनसन ने क्या कहा है? समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बना देता है। सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बनाने का मतलब ये हुआ कि हम समाज के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं। पहले तो उन चीज़ों को हम सीखेंगे और फिर वो भूमिका व्यवहारिक रूप में समाज के अंदर अदा करेंगे। अब ये चीज़ें में सिखाता कौन है?
जो हमें ये चीज़ें सिखाता है, समाजीकरण की भूमिका अदा करने के योग्य बनाता है, वो समाजीकरण के अभिकरण होंगे। तो अभिकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके बारे में समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताओं का मतलब ये हुआ भी इसकी विशेषताएं क्या है, भी कैसे हम पहचानेंगे कि व्यक्ति का समाजीकरण हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया जैसे हमने पढ़ा था, अभी समाजीकरण का अर्थ क्या है, सीखना है। ये एक सीखने की प्रक्रिया, क्या चीज़ सीखना, इसमें आप लिखोगे समाज के नियमों को, आदर्शों को, परंपराओं को, आचार व्यवहार को, रहन सहन, खान पान, बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब सीखना समाजीकरण कहलाता है। तो ये इन सब चीज़ों को सिखाने की एक प्रक्रिया आजन्म प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह समाज के अंदर आता है, तो उसे छोटी छोटी बातें जैसे खान पान, चाल चलन, पहनना, बोलना, उठना बैठना, ये चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन जो जो वो बड़ा होता जाता है उसे समाजीकरण की प्रक्रिया भी बदलती रहती है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह सभी समाजों में पाई जाती है, चाहे विकसित अविकसित किसी भी तरह की हो। पूरी दुनिया में जहाँ पर मानव समाज है वहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। हालांकि यह समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ के मूल्यों के अनुसार अलग होती है। सार्वकालिक, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से अपने मनुष्य के द्वारा निर्धारित किए गए सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्ति का समाजीकरण होता हुआ है। वो भूतकाल में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है और भविष्यत काल में भी आगे होगा। समय और स्थान सापेक्ष, समय और स्थान सापेक्ष का मतलब ये हुआ समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है और स्थान के अनुसार भी समाजीकरण अलग अलग होता है। समय के अनुसार समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे भारत का यदि हम एग्जाम्पल लें तो पहले जातीय बंधन बहुत मुश्किल थे, हार्ड कठोर थे। और जैसे व्यवसाय जाति के आधार पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता भी नहीं थी। तो जो जाति के आधार पर व्यवसाय थे वही व्यक्ति सीखता था, और जो जाति के आधार पर प्रतिबंध या नियोगिताएं लागू की गई थी वो व्यक्ति सीखता था। लेकिन अब समय बदल गया, समय के अनुसार क्या है कि अब व्यक्ति ये चीज़ें, जाति का महत्व एकदम से लगभग काफ़ी कम हुआ है, तो उसके अनुसार उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजेज आए हैं। और स्थान सापेक्ष का मतलब जैसे अमेरिका के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर वैवाहिक, खान पान, चाल चलन, रहन सहन आदि के नियम एकदम से अलग है, तो वहाँ पर उसका जो समाजीकरण उस अनुसार होगा। और भारत के अंदर उसका समाजीकरण यहाँ की परंपरा या रीति रिवाजों या आदर्शों या मूल्यों के अनुसार होगा। जैसे लिव इन रिलेशनशिप का मामला यदि हम बात करें तो अमेरिका के अंदर वहाँ पर एक नॉर्मल बात है, लेकिन भारत के अंदर लिव इन रिलेशनशिप की प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या सामाजिक नियमों के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बच्चे को न बताई जाती है न सिखाई जाती है। सांस्कृतिक हस्तांतरण, जब बच्चा चीज़ें सीखता है, जो जो बड़ा होता जाता है वो चीज़ें सीखता जाता है। फिर उसकी शादी होती है और उसका खुद का परिवार चलता है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो खुद चीज़ें जो सीखी हुई मूल्य चीज़ें या संस्कृति है वो चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएगा। इस तरह से जो समाजीकरण है ये सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक हस्तांतरण की प्रक्रिया भी है। आत्म का विकास, इसमें व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है। व्यक्ति दूसरों को देखकर, समाज को देखकर, समाज के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जिससे उसके खुद का विकास होता है। समाज से संबंधित समाजीकरण है, ये समाज से संबंधित है। समाज से संबंधित तो होने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें जो कुछ सीखा जाएगा, जो कुछ समाज के अंदर घटित हो रहा है, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो, चाहे सांस्कृतिक मूल्य हो, चाहे वो खान पान के हो, चाहे रहन सहन के हो, वो सारी चीज़ें समाज से संबंधित चीज़ें हमें सिखाई जाती है। इसके बाद है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की एक प्रक्रिया। प्रकार्यात्मक का मतलब ये हुआ कि इसमें व्यक्ति समाज के मूल्यों को सीखता है और फिर वो भूमिका, प्रकार्यात्मक का मतलब वास्तव में व्यवहारिक रूप में लागू करना, जो समाज चाहता है वो भूमिका अदा करने के योग्य हो जाता है। तो समाजीकरण व्यक्ति को प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने की एक प्रक्रिया भी है। जैविकीय से सामाजिक बनाने की प्रक्रिया, जैसे हमने पहले बताया था कि व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है तो एक जैविकीय प्राणी होता है और समाज के संपर्क में आता है, उसका समाजीकरण होता है तो वो सामाजिक बन जाता है। तो समाजीकरण जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलने की एक प्रक्रिया भी है। तो अब इसके बाद हम
हम पढ़ेंगे समाजीकरण की आवश्यकता या महत्व भी। समाजीकरण क्यों आवश्यक है हमारे लिए या इसकी क्या महत्व है। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यह जैविकीय से सामाजिक बनाने की एक प्रक्रिया है। जैविकीय से सामाजिक बनाने की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब हम बच्चा पैदा होता है तो वो एक जैविकीय प्राणी होता है, समाज के संपर्क में आएगा तो वो सामाजिक बनेगा, उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होगा। अब इसके बाद ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, सामाजिक एकरूपता स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक एकरूपता का मतलब जब सभी व्यक्ति समान सामाजिक मूल्यों को, संस्कृति को, आचार व्यवहार को, नातेदारी का के नियमों का जब पालन करते हैं तो उन सभी व्यक्तियों में आपस में एकता का संचार होता है, और जब सभी व्यक्तियों में एकता का संचार होता है तो उससे सामाजिक एकता भी स्थापित होती है। सामाजिक नियंत्रण, जो समाजीकरण है वो सामाजिक नियंत्रण का भी एक प्रमुख अभिकरण है, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि हमें कौन सा व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार नहीं करना है। यदि वो व्यवहार हम करते हैं जो समाज के प्रतिकूल है तो उससे समाज के द्वारा हमें दंड भी दिया जाता है। तो यह सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख अभिकरण है। सामाजिक संगठन, समाजीकरण से हमें वो तत्व, वो नियम, वो आदर्श सिखाए जाते हैं जिससे समाज का संगठन बना रहे, समाज में एकता बनी रहे, समाज के अंदर आपस में सामंजस्य, तालमेल या भाईचारा बना रहे। तो इससे सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए भी समाजीकरण की हमें आवश्यकता है। सामाजिक प्रगति, समाजीकरण है वो सामाजिक प्रगति का भी आधार है, क्योंकि इससे व्यक्ति सामाजिक नियमों, आदर्शों का न केवल उनको सीखता है बल्कि उनको व्यवहारिक जीवन में अमल में भी लाता है, और उन गतिविधियों से दूर रहता है जो समाज के अंदर बाधा, प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। तो इससे सामाजिक प्रगति भी होती है। व्यक्तित्व का विकास, जब व्यक्ति सही कार्य करता है, उसका समाजीकरण सही हुआ है, उसे पता है भी मुझे कौन सा कार्य करना है, समाज के लिए कौन सा कार्य सही है जिससे मुझे दंड की जगह पुरस्कार मिलेगा, तो वो वही कार्य करेगा जो समाज के लिए अच्छा हो, जिससे लोग उसकी सराहना करें, तो उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यक्ति के समाजीकरण है वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर देती है पूरी तरह से। यह उसे असामाजिक से सामाजिक बना देती है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं करने देती जिससे उससे स्वयं व्यक्ति का या फिर समाज का विघटन होता हो। तो समाजीकरण एक व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है। खान पान सिखाने के लिए, कैसा खान पान करना है उसे, शाकाहारी या मांसाहारी, कच्चा या पक्का, इस तरह के भोजन जो कराने की प्रक्रिया है, सिखाने की प्रक्रिया है, वो समाजीकरण है। तो समाजीकरण उसे खान पान के नियम, खान पान पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, किस समय खाना खाना है, कैसे खाना खाना है, ये सब चीज़ें व्यक्ति को या बच्चे को सिखाती है। पहनावे या वेशभूषा के लिए, जैसे लड़का है तो कैसा पहनावा करेगा, लड़की कैसा पहनावा करेगी, जो मैरिड लड़कियां हैं वो कैसे पहनावा करेगी, तो ये सब चीज़ें समाज के द्वारा सीखी जाती है। या फिर जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किस तरह का पहनावा करना है, तो ये पहनावा या वेशभूषा सिखाने में समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जब व्यक्ति, जब देखो शुरू में जब व्यक्ति पेड़ों की छाल लपेटता था तन ढकने के लिए, धीरे धीरे समाजीकरण बढ़ा तो व्यक्ति ये नियम है और अधिक सीखता गया। बौद्धिक विकास, समाजीकरण व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का सामाजिक विकास नहीं होगा उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षण और प्रशिक्षण, समाजीकरण है ये शिक्षण प्रशिक्षण का आधार भी है, क्योंकि इसमें बार बार कोई चीज़ें रिपीट की जाती है। जैसे हमें जब छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, या हमें भी सिखाया गया था, बार बार बताया जाता है ये आपके पापा हैं, ये आपके मम्मी हैं, ये दादा है, तो ये चीज़ें या इस तरह से आपको व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है, बार बार बताया जाता है या रोका जाता है या टोका जाता है। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है हमें बार बार। और फिर ये जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो दूसरी जो ट्रेनिंग है हमारी, फॉर्मल ट्रेनिंग है, औपचारिक ट्रेनिंग है, उसका एक आधार भी ये मजबूत करती है। मूल्यों व परंपराओं की रक्षा, जो समाजीकरण है ये हमारे जो प्राचीन मूल्य हैं, परंपराएं हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिए लाभकारी, उनकी रक्षा भी करती है। कैसे रक्षा करती है कि इससे हम सीखते हैं उन मूल्यों को, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को, उन प्रथाओं को जो हमारे लिए और समाज के लिए लाभदायक है, और फिर उन सीखी हुई जो चीज़ें उनको हम आगे दूसरी पीढ़ी को भी सिखाते हैं। तो ये परंपराएं, मूल्य, प्रथाएं हैं, इनकी रक्षा होती है और ये समाज के अंदर बनी रहती है। सांस्कृतिक हस्तांतरण के लिए भी
समाजीकरण वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने सीखा है, जो व्यवहार हमने सीखा है, वो हम आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, हस्तांतरित करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इससे मूल्य या परंपराएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं, तो इन मूल्यों या परंपराओं को हम दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर पाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण, जो समाजीकरण है, इससे व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। क्रोध पर कैसे काबू पाना है या क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा दुखी नहीं होना है, या फिर किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, भावनाओं में बहकर किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें नियंत्रण करना सिखाया जाता है समाज के द्वारा, हमें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। मौलिक अनुशासन के लिए बहुत समाजीकरण ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने खान पान पर नियंत्रण करना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना, दूसरों के साथ बातचीत या व्यवहार करते समय अपने आप को नियंत्रित रखना, या सोच से संबंधित या अपने शरीर की सफाई से संबंधित नियम है, ये सब चीज़ें समाजीकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। तो समाजीकरण की क्या क्या हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जो ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे समाजीकरण की संस्थाएं कौन सी है, या कौन से अभिकरण है जो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी थी, भी ये चीज़ें सीखी जाती है, तो ये चीज़ें हमें सिखाता कौन है? जो हमें सिखाएगा वो ही समाजीकरण की संस्थाएं, अभिकरण या साधन, तीनों रूपों में क्वेश्चन आ सकता है ये। समाजीकरण की संस्थाएं कौन सी है, या अभिकरण कौन से हैं, या साधन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन एक ही बनेगा। तो सबसे पहले हम परिवार से शुरू करते हैं। समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण संस्था है वो परिवार है। और एक बात और ध्यान रखना, जिस संस्था के या व्यक्ति के जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संपर्क में रहेगा, उससे वो उतना ही अधिक सीखेगा। तो बच्चा है वो परिवार में सबसे ज़्यादा रहता है संपर्क में, और परिवार में ही वो खान पान, रहन सहन, बोलना, उठना, बैठना, चलना फिरना, अपने शरीर की सफाई करना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब चीज़ें परिवार में बच्चा सीखता है। और इसीलिए बोगार्ट्स ने क्या कहा था, परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। और परिवार में यदि बच्चे का सही तरह से समाजीकरण हो गया, तो वो बच्चा कभी भी मतलब असामाजिक तत्वों में संलिप्त होने की संभावना उसकी बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा है क्रीड़ा या खेल समूह। जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है, तो उन्हें विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, विचारों वाले बच्चों के वो संपर्क में आता है, वहाँ पर खेल खेलता है, जिससे उसमें संयम की, अनुशासन की, नेतृत्व के, ये सब गुण वो वहाँ पर सीखता है। वहाँ खेल के मैदान में या क्रीड़ा समूह में बच्चा सीखता है कि हार केवल जीत, लाइफ में केवल जीत ही नहीं है, बल्कि हार और जीत दोनों लाइफ के एक हिस्से हैं। कभी लाइफ में हार होती है तो कभी जीत होती है। पड़ोसी पड़ोसी समाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहते जिससे पड़ोसियों की नज़रों में गिरें। तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे क्या होता है भी, प्रत्येक पड़ोसी या प्रत्येक गांव का या हमारे आसपास के व्यक्ति हमारी प्रशंसा करें। तो पड़ोसी हमारे ऊपर एक नियंत्रण का कार्य भी करते हैं, और हमें ये भी बताते हैं कि कौन सा कार्य हमें करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ या सलाह, बड़े बुजुर्ग जैसे दादा, नाना, नानी, ये दादी, ये हमें कहानियाँ सुनाते हैं। उन कहानियों से भी समाजीकरण होता है, क्योंकि उन कहानियों का एक सार होता है कि अंत में जब निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसका निष्कर्ष अच्छाई की बुराई पर जीत, या अच्छाई की सदैव जीत होती है। तो हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और कई बार बुजुर्ग हमें सलाह भी देते हैं, वो सलाह भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो बड़े बुजुर्गों की सलाह, कहानियाँ, ये भी समाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण है। जाति या वर्ग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जाति के नियम होते हैं, कुछ पाबंदियाँ होती है, उनका व्यक्ति को फॉलो करना होता है। और यदि व्यक्ति उन नियमों या प्रतिबंधों का फॉलो नहीं करता है, तो उसको जाति के द्वारा दंड भी दिया जाता है। वर्ग जैसे छात्र वर्ग हो गया या कर्मचारी वर्ग हो गया, ये अपने समूह से बहुत कुछ सीखते हैं। भी आपसे मिलजुल कर कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, किस तरह अनुशासन को बनाए रखना है, मुसीबत में एक दूसरे की सहायता कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम वर्ग में सीखते हैं। तो जाति और वर्ग है, ये महत्वपूर्ण अभिकरण है समाजीकरण के। भाषा समाजीकरण की पहली पीढ़ी है, ये सीढ़ी है। क्योंकि यदि भाषा नहीं होगी तो हम पशु के समान होंगे, हमारा समाजीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये जो परंपराएं हैं, रीति रिवाजें हैं, समाज के नियम है, आदर्श है, ये लिखित
या मौखिक रूप से एक भाषा के माध्यम से हमारे तक पहुंचाए जाते हैं, हस्तांतरित किए जाते हैं। धर्म समाजीकरण का महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि धर्म व्यक्ति के न केवल व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, बल्कि अच्छा बुरा, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक आदि के माध्यम से व्यक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और बताता है कि कौन सा काम मानवता के खिलाफ है, कौन सा काम मानवता के प्रोत्साहित करने वाला है। तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमें धर्म सिखाता है। वैवाहिक संस्थाएं ये हमें नातेदारी के बारे में, नातेदारी किस तरह, रिश्तेदारी नातेदारी किस तरह से निभाई जाती है, पारिवारिक जिम्मेवारी किस तरह से निभाई जाती है, संतान का पालन पोषण किस तरह से करना है, हम माता पिता का संतान के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, ये सब चीज़ें वैवाहिक संस्थाएं ये हमें सिखाती है। शिक्षण संस्थाएं हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये जो है ये शिक्षण संस्थाएं हैं, ये सामाजिक अभिकरण के समाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं, क्योंकि ये हमें अनुशासन की भावना सिखाते हैं, बड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है वो सिखाते हैं, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो सिखाते हैं, कैरियर बिल्डिंग कैसे करना है वो हमें सिखाते हैं, भविष्य में क्या क्या संभावना है कैरियर्स की, या हम समाज के लिए, मानवता के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ये सब चीज़ें सिखाने में जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके साथ साथ शिक्षण संस्थाएं में हम बहुत सारे जो महान लोग हुए उनकी जीवनियाँ पढ़ते हैं, उनसे भी हम प्रेरित होकर बहुत कुछ सीखते हैं। और इसके अलावा कई बार स्टूडेंट्स हैं वो किसी टीचर्स को भी रोल मॉडल मान लेते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, या फिर कोई महान विभूति उनको आदर्श मान लेते हैं और उसके अनुसार वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो और इसके साथ साथ शिक्षण संस्थाओं में हम विदेशी संस्कृति के बारे में, विदेशी लोगों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में भी सीखते हैं। तो शिक्षण संस्थाएं समाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। विभिन्न अन्य संस्थाएं जैसे राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सांस्कृतिक संस्थाएं, ये संस्थाएं भी हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे राजनीतिक संस्थाएं हमें सिखाती है कि यदि लोकतांत्रिक शासन है तो हमारे हित और हमारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ साथ यदि तानाशाही शासन है तो हमारा वहाँ पर जीवन इतना सुरक्षित नहीं है, हमारे वहाँ पर मौलिक अधिकार वगैरह नहीं है। इसके साथ साथ यदि आध्यात्मिक संस्थाएं हैं तो वो मानवता या फिर आध्यात्मिक की तरफ हमारा, अभौतिक वस्तुओं की तरफ हमारा लगाव अधिक करेगी, और यदि पूंजीवादी व्यवस्था है तो हमारा भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव अधिक करेगी। नातेदारी समूह, नातेदारी समूह हमारे न केवल व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं बल्कि हमारे किस तरह से व्यवहार करना ये भी हमें सिखाते हैं। जैसे रिश्तेदार नातेदारी के डर से हम वही कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जहाँ सभी रिश्तेदार हमारी तारीफ़ करें, हमारे कार्य की सराहना करें। और ये हमें बताते हैं, नातेदारी समूह भी हमें कैसा व्यवहार करना है, किन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कैसा खान पान या फिर रहन सहन, ये सब चीज़ें, या आपस में संबंध किस तरह के रखने हैं, कैसे संबंध होने चाहिए, ये सब नातेदारी समूह से हम सीखते हैं। त्यौहार या रीति रिवाजें, त्यौहार या रीति रिवाजें में बहुत कुछ सिखाते हैं। त्यौहार हमारी एकता के प्रतीक भी है। जैसे होली, दीपावली, ईद का त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो ये त्यौहार हमें उद्देश्यों के प्रति अवगत कराते हैं। रीति रिवाजें हैं, ये रीति रिवाजें क्यों चलाई गई है, इनके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, ये सब हम सीखते हैं और फिर उसी के अनुसार व्यवहार अपना परिवर्तित होता है। सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं हमारे खान पान में, रहन सहन में, आचार व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन लाती है, और ये हमें किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करना है, कहाँ पर कैसे रिश्तेदारी नातेदारी में कैसे व्यवहार करना है, ये सब सिखाते हैं। दोस्त है सामाजिक अभिकरण के महत्वपूर्ण साधन, समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त ही हमें सही दिशा दिखाता है, क्या गलत है क्या सही है वो हमें महसूस करवाता है। और यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो दोस्त है वो हमें बताते हैं कि आपका व्यवहार वो सही नहीं है। तो दोस्तों से हमें, कई बार दोस्त अच्छे दोस्त हैं उनसे हम प्रेरित भी होते हैं, उन जैसा बनना भी चाहते हैं, उनके व्यवहार से भी हम सीखते हैं, उनके पास रहकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये समाजीकरण की संस्थाएं या महत्वपूर्ण अभिकरण थे जिनके द्वारा हमारा
समाजीकरण होता है। इस लेसन को आप काफ़ी अच्छी तरह से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं भी, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इस ये क्यों ज़रूरी है या इसका महत्व क्या है, क्या आवश्यकताएं हैं, या समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अभिकरणों के बारे में बताइएगा। धन्यवाद।